नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टारगेट विद रिंकू चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपकी जो पेट की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है वह चल रही है, तो आज हम 2023 का जो पेट का पेपर हुआ था 29 अक्टूबर को, तो उस पेपर को आज सॉल्व कराएंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारे पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्नों को हमको पढ़ना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो पेट का पेपर 29 अक्टूबर को हुआ था, तो उसमें किस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे। हालांकि गद्यांश को हम आपको पढ़ेंगे नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद इसमें हम जो जीएस के प्रश्न हैं और जो हिंदी के प्रश्न हैं और साथ में जो इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग और डीआई के जो भी प्रश्न हैं तो उसको हम एक लेक्चर लेंगे, उसमें आपको सारा सॉल्व करा देंगे, क्योंकि यहाँ अगर करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वह क्या है। सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। इस गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो इस गद्यांश से पढ़कर आपको इन प्रश्नों का आंसर बखूबी आराम से मिल जाएगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र जो है वह लेखक के अनुसार क्या होता है। ऑप्शन ए है आत्मविश्वास और सहनशीलता, ऑप्शन बी है अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठा, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भरता और आत्मबल, तथा ऑप्शन डी है धैर्य और स्नेह युक्त व्यवहार। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आत्म आत्मनिर्भरता और आत्मबल। आत्मनिर्भरता और आत्मबल जो है वह सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्द है इन शब्दों का जो विलोम है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही है, अर्थात किस विकल्प में दिया गया है। ऑप्शन ए है निस्वार्थी चंचल, ऑप्शन बी है अचल मतलबी, ऑप्शन सी है निश्चल परार्थी, ऑप्शन डी है निस्वार्थ या गतिहीन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थमय का हो जाएगा निस्वार्थ विलोम और अस्थिर का हो जाएगा गतिहीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः क्या है। यहाँ पर आपको लिंग बताना है कि यह जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में कौन कौन सा लिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन ए है पुल्लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग, ऑप्शन सी है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी है स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सफलता आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और कार्य कार्य आपका पुल्लिंग होता है और आत्मनिर्भरता यह भी आपका स्त्रीलिंग में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 4 है जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। गद्यांश में यह पूरा दिया हुआ है, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो यह सारे प्रश्नों के आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इसी गद्यांश में दिया गया है कि पूछा गया है कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर बनना, ऑप्शन बी है बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, ऑप्शन सी है दृढ़ विश्वास जागृत करना, ऑप्शन डी है सहनशीलता उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वह होती है आत्मनिर्भर बनना। तो मानव के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है दोस्तों वह होती है आत्मनिर्भर बनना। अगला प्रश्न है सहसों के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ऊपर शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वभावगत गुण दोषों का खास असर नहीं होता है, ऑप्शन बी है शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक की व्यक्तिगत जिंदगी से उन्हें क्या लेना देना, ऑप्शन डी है शिक्षकों को बच्चे का पाठ्यक्रम पूरा करना है और बच्चे में से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के आंसर करना है। तो गद्यांश हम आपको नहीं पढ़ेंगे, हम आपको सीधे आंसर पर ले चलेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। आप गद्यांश को पढ़िएगा और फिर आंसर को आप यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था, आपसे पूछा जा रहा है इस गद्यांश के अकॉर्डिंग कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का विचार जो था वह क्या था। ऑप्शन ए है, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण मानते थे, मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। ऑप्शन बी है, संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। ऑप्शन सी है, संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे जो आपका और नेक्स्ट क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, तो अगला ऑप्शन आपका है कि संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। दूसरा प्रश्न है, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसने कहा था, किसका मानना है। तो इस गद्यांश में जो ऐसा मानना है वह है मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर ए है, मृत्युंजय का यह मानना था। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो शब्द व्याधि और सुयोग दिया गया है उसमें जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वह उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए व्या और सु, ऑप्शन बी आदि और ओग, ऑप्शन सी बी प्लस आ और सु, ऑप्शन डी बी और सु। तो यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयोग हुआ दोस्तों वह आपका है व्या और सु। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है, मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्त के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास रखते थे। ऑप्शन बी है, संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे थे। ऑप्शन सी है, संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। ऑप्शन डी है, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि संघमित्र और मृत्युंजय जो थे वह मित्र होते हुए भी उन दोनों के जो जीवन सिद्धांत थे वह अलग अलग थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 10 है। तो यह क्या है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें यह पूछा गया है कि एक सेकंड, इसमें यह आपसे पूछा गया है कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। आपसे पूछा जा रहा है कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र के राजा का, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र की प्रजा का, ऑप्शन सी है संघमित्र का, ऑप्शन डी है मृत्युंजय का। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इधर आपका डीआई के प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जीएस हिंदी के प्रश्न देखेंगे। तो आइए आपके आगे जीएस के प्रश्न और देखते हैं कि यहाँ पे जो जीएस का प्रश्न है बच्चों वो क्या है। तो ये देखिए जीएस के प्रश्न, तो इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। कुछ मराठा प्रमुख दिए गए हैं और कहा गया है कि इन मराठा प्रमुखों के जो क्षेत्र हैं किस क्षेत्र से संबंधित है उसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले और सामने इनके क्षेत्र दिए गए हैं और इन क्षेत्रों से इनका आपको मिलान करवाना है, यहाँ पे मैच करवाना है। तो आइए देखते हैं क्या है। एक सेकंड, कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज ले लेते हैं। तो जो सिंधिया थे दोस्तों, अगर सिंधिया की बात करें तो सिंधिया का संबंध कहाँ से देखने को मिलता है। तो जो सिंधिया थे तो सिंधिया का संबंध आपको उज्जैन से देखने को मिलता है। सिंधिया का संबंध उज्जैन से था। और होलकर की बात करें तो होलकर का जो संबंध था वह आपका इंदौर से था। गायकवाड़ कहाँ से संबंधित थे, तो गायकवाड़ आपके यह बड़ौदा से संबंधित थी तथा भोसले इसका संबंध आपको नागपुर से देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी तथा 4 का बी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बौद्ध स्थल था जिस स्थल पर महिलाओं को पहली बार बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है श्रावस्ती तथा ऑप्शन डी है राजगीर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वैशाली। तो वैशाली में दोस्तों पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाता है और किसके कहने पर किया गया था? तो आनंद जो बौद्ध का शिष्य था उसी के कहने पर पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली महिला है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी गौतमी प्रजापति, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी लगती थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वैशाली में सबसे पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वेदांग, ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है आरण्यक, ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मण। तो वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह है दोस्तों आपका वेदांग। इसको आप वेदांग कहते हैं। अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 34। तो 34 आपका क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं 34 में आपसे क्या पूछा गया है। तो 34 का प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जो बाबर था वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर किस युद्ध में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को परास्त किया था? ऑप्शन ए है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदेरी का युद्ध तथा ऑप्शन डी है मालवा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पराजित किया था, हराया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 35। तो 35 को देखते हैं 35 क्या है। तो आइए चलते हैं 35 की तरफ। तो 35 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? जो 1892 का जो अधिनियम आता है तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि 1892 के अधिनियम के सुधारों का विस्तार निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम तथा ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला जो किसान मार्च होता है, पूछा जा रहा है कि वह किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है मोतीलाल नेहरू तथा ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया जाता है उसका नेतृत्व किसने किया था, वह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वह किया गया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा, इसे दक्खन का दरवाजा कहते हैं, जो कि आपका बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला है, तो इसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा यह बनवाया गया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बुरहानपुर में असीरगढ़ का जो किला है जिसे कि हम दक्खन का दरवाजा के नाम से जानते हैं, यह किला किस अहिर
राजा द्वारा बनवाया गया था, किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है शिवदत्त अहिर, ऑप्शन बी है ईश्वर सेन अहिर, ऑप्शन सी है आशा अहिर तथा ऑप्शन डी है रुद्र सिंह अहिर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आशा अहिर। यह जो किला था दोस्तों, यह आशा अहिर के द्वारा बनवाया गया था, उसके द्वारा यह निर्मित कराया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा गया कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मोतीलाल तेजावत जो थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो पूछा जा रहा है कि यह मोतीलाल तेजावत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात तथा ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इनका संबंध अगर देखा जाए दोस्तों, तो इनका जो संबंध था वह राजस्थान से था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये आपका ये आपका करेंट का प्रश्न है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे 40। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? ऑप्शन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आजाद हिंद फौज, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी है अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंडी षड्यंत्र होता है वह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी के नेतृत्व में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं 41 को कि इसमें क्या हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से एक सेकंड, इसमें पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है मॉडर्न हिस्ट्री में। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है आजाद हिंद फौज तथा ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है वह किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1906 ईस्वी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 42 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेक तुर्काना, लेक तुर्काना एक झील है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है कि जो लेक तुर्काना झील है वह दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपसे देश पूछा जा रहा है कि जो लेक तुर्काना झील है यह दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, और यह रेगिस्तानी झील किस देश में स्थित है? उस देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है तुर्की है, ऑप्शन सी है केन्या तथा ऑप्शन डी है ओमान। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केन्या। जो लेक तुर्काना झील है दोस्तों वह आपको केन्या में देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको ग्रेट लेक्स मिलेंगी, वहाँ पे कई झीलों का समूह मिलता है। तो उसी ग्रेट लेक्स का यह पार्ट है लेक तुर्काना झील। वहाँ पे लेक तुर्काना मिलेगी, रोडोल्फ मिलेगी, कई वहाँ झीलों का समूह मिलता है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो अफ्रीका महाद्वीप में जो झीलों का जो समूह मिलता है तो उसे हम लेक तुर्काना जो झील है तो वह कहाँ पे पाई जाती है? तो वह केन्या में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? ऑप्शन ए है सर एच जी चैंपियन, ऑप्शन बी है जादव पायेंग, ऑप्शन सी है डिट्रिच ब्रांडिस, ऑप्शन ई है डी है ईपी स्टीविंग। तो आपको बताना है दोस्तों कि 1936 में पहली बार
भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सर H.G. चैंपियन के द्वारा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वह बहती हैं। यहाँ पे कुछ नदियां दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, उस नदी का राज्य क्षेत्र आपको बताना है। तो पहला जो है, पहली जो नदी है वह है कामेंग। तो कामेंग जो है दोस्तों, यह कहाँ बहती है? तो इसका संबंध आपको असम से मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गिरना का, तो इसका संबंध आपको महाराष्ट्र मिलेगा। बैतरणी जो है, इसका संबंध आपको उड़ीसा से, तथा हसदेव नदी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा पहला का डी, दूसरा का ए, मतलब पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरे का बी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आपने मैच करा कि कामेंग का संबंध आपका असम से है, बैतरणी आपकी उड़ीसा में बहती है, गिरना का संबंध महाराष्ट्र से, तथा हंसदेव का संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 1 का डी, 2 का ए, उसके बाद 3 का बी और 4 का सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है कि जो ये मुरा है वह भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बनाई गई कलाकृति है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है असम, तथा ऑप्शन डी है मेघालय। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह मेघालय में बनाई गई एक चित्रकला है, यह नक्काशी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 देखते हैं दोस्तों कि क्या है। प्रश्न नंबर 46, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है पहली, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको कि हम गाडगिल योजना के नाम से जानते थे। तो वह आपकी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते थे। प्रश्न नंबर 47 है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए है अधिनियम एक्ट 62, ऑप्शन बी है अधिनियम 61, ऑप्शन सी है एक्ट 63, ऑप्शन डी है एक्ट 64। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एक्ट 61। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राजा चिलैया समिति द्वारा, ऑप्शन बी है रेखी समिति द्वारा, ऑप्शन सी है केलकर टास्क फोर्स द्वारा, ऑप्शन डी है नरसिम्हा समिति द्वारा। तो भारत में जो जीएसटी का जो विचार किया गया था वह दोस्तों आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या है। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसको द्वारा उपहार में दिए गए स्किड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है यूरोपीय संघ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन सी है खाद्य और किसी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, वहां पे डैश दिया गया हो और पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वह कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेप के चैम्बर में हुआ था और पूछा जा रहा है कि वह कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी
1950 को या फिर 28 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है कि राजस्थान वह कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी? तो वह थी राजस्थान। और वहां पे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए है कोटा में, ऑप्शन बी है जोधपुर में, ऑप्शन सी है नागौर तथा ऑप्शन डी है सिरोही। तो वह था जिला दोस्तों नागौर। और नागौर में कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है देना बैंक, ऑप्शन बी है केनरा बैंक, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है विजया बैंक। तो वह दोस्तों नहीं किया गया था विजया बैंक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि राज्यसभा, कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर सी सदस्यता का कार्यकाल तथा ऑप्शन डी है महाभियोग की शक्ति। तो जो महाभियोग की शक्ति है दोस्तों यह विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह पेड़ है जो कि मलेरिया के लिए दवा प्रदान करने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है बॉस का पेड़, ऑप्शन नंबर बी है सिंकोना का पेड़, ऑप्शन नंबर सी है नीलगिरी का पेड़ तथा ऑप्शन नंबर डी है जिंकगो का पेड़। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वह हो जाएगा सिंकोना का पेड़। जब आपको मलेरिया होती है तो यह सिंकोना का जो पेड़ होता है यह आपको इलाज के लिए औषधि प्रदान करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 55 है तारों के चमकने का कारण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो तारे आसमान में चमकते हैं उनके चमकने का जो कारण होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है बादल द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन तथा ऑप्शन डी है पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वह निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा तथा ऑप्शन डी है यूएसए। तो यह दोस्तों लिए गए हैं आयरलैंड से जिसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो आयरलैंड की जो राजधानी है वह है डबलिन। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न को हम लोग देखें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? भारतीय संविधान में पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एंग्लो इंडियन सदस्यों का भी नियुक्ति होती थी। तो वही पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन नियम 2019, ऑप्शन बी है संवाद संविधान संशोधन 2019, ऑप्शन सी है 104वां संशोधन अधिनियम 2019 तथा ऑप्शन डी है 107वां संशोधन अधिनियम 2019। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 58। तो आइए उसको देखते हैं।
58 क्या है? तो 58 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि वह कौन सा ऐसा संसाधन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि सबसे तेजी से घट रहा है, जिसकी कमी सबसे तेजी से हो रही है? ऑप्शन नंबर ए सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर बी है वन, ऑप्शन नंबर सी है वायु तथा ऑप्शन नंबर डी है पानी। तो जो संसाधन दोस्तों वह आपका है वन। वन ऐसा संसाधन है जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घट रहा है, क्योंकि वनों की कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वनारोपण उतनी उस एवरेज में हो नहीं पा रहा है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो जाए वह भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ का, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि इसको हम आपको एक अलग से क्लास लेंगे और वहाँ पे आपको हम करा देंगे। अगला प्रश्न है 62। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डैश दिया, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, वह क्या है? एनोडाइजिंग, या फिर गैल्वेनीकरण, या फिर कैथोडाइजिंग, या फिर कास्टिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्युमिनियम की जो मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है दोस्तों आपका कैथोडाइजिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है कायांतरण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है अंतः स्थापन, ऑप्शन डी है मुकुलन। तो आपको बताना है कि वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो वह आपकी है कायांतरण, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस के द्वारा जो टैडपोल होते हैं वह वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 64 क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। 66 देखते हैं 66 क्या है? 66 में दिया गया है दोस्तों कि असल्फिया लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्त क्या अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे एक लोकोक्ति दी गई और पूछा जा रहा है कि असल्फिया लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, ऑप्शन बी है सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, ऑप्शन सी है स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, ऑप्शन डी है एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में कोई हानि से नष्ट हो जाना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो वाक्य दिए गए उनमें से कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ऑप्शन नंबर बी है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऑप्शन नंबर सी है आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी रात उसका प्राण पखेरु, नहीं होगा, यहाँ पे होगा रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्रश्न नंबर 68 है द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा ऑप्शन डी है आचार्य महावीर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद, इनको द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं इसको। निम्न में से संधि का सॉरी यहाँ पे 69 है कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? आपसे पूछा जा रहा है कि कंदर्प, कंदर्प और पुष्पधन्वा जो है यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए कामदेव के, ऑप्शन बी है गौरी सुत के, ऑप्शन सी है बंसीधर के, ऑप्शन डी है यक्षराज के। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कामदेव। जो आपके ये कंदर्प, पंचसर और पुष्पधन्वा है यह तीनों कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 70 है निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए अनुदित अनुधन उदित, ऑप्शन बी है अवनिंद्र अवनिधन इंद्र, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद श्रद्धधन आनंद, ऑप्शन डी है भूद्वार भूधन उद्वार।
तो यहाँ आपका जो गलत ऑप्शन है वह आपका श्रद्धानंद है। अगला प्रश्न है, इधर इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका दोस्तों ये पैराग्राफ दिया गया, आप इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसका आंसर आप करेंगे। तो यहाँ पे 71 है, 71 को हम लोग देखते हैं कि 71 में क्या दिया गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड है उसको आपको बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है जो कि सही है। ऑप्शन ए है कोनाइजर, ऑप्शन बी है कोनाइजर। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है और बताना है कि किसकी वर्ड मीनिंग सही है, तो वह आपका है ऑप्शन नंबर डी कोनाइजर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ रैबिट। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि रैबिट का एंटोनिम्स अर्थात विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मॉडरेट, ऑप्शन नंबर बी है कंजर्वेटिव, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशनल, ऑप्शन नंबर डी है फैनाइटिक। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैनाइटिक। गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि जो फॉलोइंग आइटम फार्सेस दिए गए उसकी मीनिंग निम्नलिखित में से क्या है। और वह आइटम ये आइटम्स क्या है, अमन ऑफ स्ट्रॉ। तो यहाँ पे जो इसकी मतलब कि ट्रू मीनिंग है वह है, इसमें पहला दिया इन्फ्लुएंटियल, दूसरा है ए पॉपेट, तीसरा है हैविंग नो इंटीग्रिटी, डी है स्ट्रगलिंग इन वैन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हैविंग नो इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। नीचे आपका पैराग्राफ दिया है और आपको पैराग्राफ पढ़ के ऊपर दिए गए आंसर को नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो पहला है इट इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है और क्या है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि इस पैसेज में जिसको मेंशन नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी है स्नैपचैट, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है फेसबुक। तो वह जो प्लेटफॉर्म है जिसका मेंशन इस पैराग्राफ में नहीं किया गया दोस्तों वह आपका है ट्विटर। ट्विटर का मेंशन इस पैराग्राफ में नहीं किया गया है। इधर आपका फिर रीजनिंग का प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे आगे जो जीएस के प्रश्न है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। तो आगे हम लोग जीएस के प्रश्न देखेंगे। तो ये दोस्तों आपके ये आप 82 देख लीजिए कि संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। यह केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन सी है उड़िया, ऑप्शन नंबर डी है मराठी। तो दोस्तों यह आपका उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि यह जो संग्रह है यह उड़िया भाषा में उपलब्ध नहीं है। तो इधर आपके करंट के प्रश्न है, करंट के प्रश्नों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वह अब नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं जो स्टैटिक के प्रश्न है। करंट प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे और देखते हैं कहाँ से हमारे जीएस के प्रश्न फिर शुरू होते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। यहाँ पे भी आपके करंट के प्रश्न है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। एक सेकंड, हाँ 91 से हम लोग देखेंगे दोस्तों। भारत में प्रत्येक वर्ष
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 मार्च को, ऑप्शन बी है 14 जुलाई को, ऑप्शन सी है 9 अगस्त को तथा ऑप्शन डी है 14 दिसंबर को। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 दिसंबर को। जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7, सॉरी ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 तथा ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पे जो कुल मिशनों की संख्या है दोस्तों वह आपकी है 6 मिशन लॉन्च किए गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 93 और देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। 93 आपका है दोस्तों कि भारतीय विज्ञान संस्थान 93 क्या है? तो 93 जो आपका प्रश्न है वह आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कस्तूरी भाई लाल भाई, ऑप्शन बी है टीवी सुंदरम अयंगर, ऑप्शन सी है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, ऑप्शन डी है दिनसा पेटी। तो यह किया गया था दोस्तों जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के मध्य। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 94। तो 94 के लिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। 94 हमारा क्या है? 94 का प्रश्न है दोस्तों पांगी घाटी जो पांगी घाटी है पूछ रहा है कि पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पांगी घाटी है वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर तथा ऑप्शन डी है लद्दाख। तो यह जो पांगी घाटी है दोस्तों ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो यह आपकी है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड है वह विलियमसन ग्राउंड है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोल्फ से, ऑप्शन बी है हॉकी से, ऑप्शन सी है फुटबॉल से तथा ऑप्शन डी है पोलो से। तो यह जो पैट विलियमसन ग्राउंड है दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह आपका पोलो से संबंधित है, यह पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है दादर और नगर हवेली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यह जो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य दोस्तों यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 को देखते हैं कि 97 क्या है हमारा। 97 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो 97 का प्रश्न है तो उसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो यह प्रश्न आपसे जब राष्ट्रपति आप पढ़ते तो उसमें यहाँ पे आपको बताया जाता है कि वह कौन है जो जिसको कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है, वह है राज्यों की विधान परिषदें। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के गठन में शामिल नहीं होती है। प्रश्न नंबर 98 को देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 98 क्या है? तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में अर्थात लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन ए है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तथा ऑप्शन डी है खाद्य और कृषि संगठन।
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। ऑप्शन ए है निकोशिया, ऑप्शन बी है अक्रा, ऑप्शन सी है मोरोनी तथा ऑप्शन डी है हरारे। तो यहाँ पे आपको राजधानी बताना है कि कोमोरोस की जो राजधानी है वह कौन सी है, तो वह आपकी है मोरोनी। कोमोरोस की जो राजधानी है दोस्तों वह आपकी है मोरोनी। और सबसे लास्ट प्रश्न है वह क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे आखिरी प्रश्न हमारा है जीएस का, और वह क्या है तो उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है श्री यस्काचार्य तथा ऑप्शन डी है कल्लड़। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा श्री यस्काचार्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 2023 का 29 दिसंबर का जो पेट का पेपर था। हमने जो जीएस और हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न थे हमने आपको उसको सॉल्व करा दिया। तो ठीक है दोस्तों, हमारी सीरीज से बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।